जी रोहित, ये इस प्रकार की बात है कि 11 मई को जो फैसला होगा वो तो हम तब देखेंगे, लेकिन एक बात तो है, जमीनी हकीकत की जब आपने बात कही है तो भाजपा और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस लेवल पर हम चर्चा करेंगे। जब भाजपा के नेता ये बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, जबकि कांग्रेस के कोई भी लीडर की ओर से ये बयान नहीं आता है कि वो सारी सीटें जीत सकेंगे। यहाँ तक वो किसी एक सॉलिड नंबर देने की स्थिति में भी नहीं होते। वो ये जरूर कहते हैं कि हम पिछली बार से बेहतर करेंगे। किसी भी बड़े नेता की ओर से इस प्रकार की बात नहीं की गई, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये बात भी है कि ये बढ़त उनको मिलेगी कि पिछली बार उनको केवल एक सीट मिली थी 2004 के चुनाव में, बीच में उपचुनाव में वो एक सीट और जीत पाए थे। तो अगर ये 2 से 3 भी होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक आत्मबल बढ़ाने वाली बात, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात होगी। और इसलिए आज की स्थिति ये जरूर दिखती है कि भाजपा कहीं पिछड़ती नजर आती है और हो सकता है एक सीट पे वो हार जाए तो दूसरी सीट को जीत ले। इसलिए मोटे तौर पर कांग्रेस कहीं बढ़त में दिखती है, लेकिन भाजपा फिर भी इतने नीचे नहीं आएगी कि वो अपनी स्थिति को कमजोर आंके। इसलिए अभी के हालात को हम अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी बढ़त में है, लेकिन अब सीटों में कितना हेरफेर कर पाएगी ये कहना जरा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें 3-4 सीटों पर हम अगर यहीं पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिलासपुर की सीट पर अजीत जोगी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और अगर कोई बीच में अगर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अगर वोटों में हेरफेर कर देते हैं और अगर हार जीत के अंतर में कहीं 19-20 का फर्क हो जाता है तो एक सीट उधर बढ़ सकती है। उसी प्रकार कोरबा की सीट बहुत टाइट कही जा रही, बहुत रोमांचक मानी जा रही है। वहां पर अगर मरवाही और तानाखार क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र है, ये जोगी जी के प्रभाव का क्षेत्र है, अगर वहां पर कांग्रेसी अच्छा मत नहीं ला पाते हैं तो चरणदास जी के लिए कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर वहां अच्छे से मतदान होता है तो वो कांग्रेस की झोली में जा सकता है। उसी प्रकार दुर्ग जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा रोमांचक हो गया है, क्योंकि ताराचंद साहू जो भाजपा के निष्कासित सांसद हैं, अगर वो कांग्रेस के वोट बैंक को न बिगाड़ते हुए भाजपा को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। इस प्रकार से जो गुड़ा भाग का खेल यहाँ पर चल रहा है उसमें अगर कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन तमाम चीजों पर अगर ध्यान देते हैं तो कांग्रेस कहीं बढ़त में नजर आती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जिसको वो जोर शोर से कह सके कि वो बढ़त में है। जी रोहित, ये जो सीट है पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। ये दिलीप सिंह जुदेव और रेणु जोगी के बीच की प्रतिद्वंदिता या उनके बीच ये चुनाव कम देखा जा रहा है। इसको अजीत जोगी बनाम दिलीप सिंह जुदेव की तरह ही लोग आंक रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर भले रेणु जोगी सामने हैं, लेकिन अगर जो भी हारेगा तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उसका कद कम होगा, और चाहे वो दिलीप सिंह जुदेव हारे या रेणु जोगी, क्योंकि रेणु जोगी की हार व्यक्तिगत उनकी हार कम होगी, लेकिन इसमें अजीत जोगी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अभी फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि शहरी क्षेत्रों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर दिलीप सिंह जुदेव चूंकि पुराने नेता रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से घर वापसी मिशन चलाया था उसके बाद वो युवाओं के बीच में खासे चर्चित रहे हैं, तो इसलिए वो जनाधार उनके साथ है। लेकिन वहीं पर अजीत जोगी चूंकि जाति की राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी रहे हैं, ग्रामीण जनता को लुभाने में उनकी एक महारत हासिल रही है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने दिखाया था। ऐसे में दोनों ही पक्ष अपने अपने में काफी हुनरमंद है, काफी माहिर हैं, कौशल है उन लोगों में राजनीति कैसे की जाती है। इसलिए एक शब्द में, एक वाक्य में कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इन सब बातों को एक तरफ करते हुए अगर हम देखें कि आज क्या स्थिति है तो शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधार की स्थिति की बात कर रहे हैं तो दिलीप सिंह जुदेव आगे बढ़ते नजर आते हैं, जबकि रेणु जोगी थोड़ी पीछे नजर आती हैं। लेकिन अभी एक दिन और शेष है।